स्टूडेंट्स, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा रिजाइन किया गया। रेजिग्नेशन की वजह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस है वो न्यूज़ के अंदर है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। तो जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर में किस प्रोविजंस के अंदर में इस ऑफिस के बारे में मेंशन है वो किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 के बारे में हम रीड करते हैं, जहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, उनके प्रोविजंस का वहाँ पे मेंशन है। तो उसी के अंदर में आप देखिए कि आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के जो फंक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया कि राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप से ये वर्क करेंगे। अपर हाउस का जो प्रिसाइडिंग प्रोसेस है वो इनके द्वारा हेड है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट ये पोस्ट हुआ करती है आफ्टर द प्रेसिडेंट के बाद में, इस कंट्री से इंस्पायर होते हुए हमने वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा। तो यूएस के अंदर में जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हुआ करता है उसी से इंस्पायर होते हुए हमने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को डेवलप किया गया। क्या कम्प्लीटली सिमिलर लाइन के ऊपर में हमारे यहाँ पे सेटअप है? सिमिलर नहीं है, कुछ डिफरेंसेज हैं। यूएस के अंदर में जब प्रेसिडेंट आप देखिए कि उनका जो पोस्ट है वो वैकेंट होता है, उनके द्वारा रिजाइन किया जाता है, तो जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो वाइस प्रेसिडेंट ही वहाँ पे कंप्लीट किया करते हैं एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से, या प्रेसिडेंट का जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो उनके द्वारा सर्व किया जाता है। हमारे यहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसमें वैकेंसी क्रिएट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट है कि विद इन द 6 मंथ के अंदर में उसके इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होंगे। 6 मंथ का जो समय है वहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से सर्व हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स यूएस के अंदर में जो अपर हाउस है जिसको सीनेट बोला करते हैं, यूएस का कांग्रेस का जो अपर हाउस है, तो सीनेट के अंदर में आप देखिए कि सीनेट को हेड किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारे यहाँ पे भी राज्यसभा को हेड है वो किया जाता है, बट राज्यसभा और सीनेट का एक डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि सीनेट के अंदर में एवरी स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 मेंबर्स का ही है। हमारे यहाँ पे राज्यसभा के अंदर में जो इक्विलेंट जो नंबर्स हैं वो नहीं है, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। ये आपको आर्टिकल 80 और हमारा जो शेड्यूल 4 है उसके अंदर में राज्यसभा का जो यहाँ पे मेंबरशिप है उसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने आप देखिए कि कहाँ से इंस्पायर हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किस नंबर पे ये पोस्ट है, तो सेकंड हाईएस्ट ये पोस्ट है कंट्री का। अब इनके द्वारा रिजाइन किया गया, तो रेजिग्नेशन का जो प्रोसेस अब उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन को सबमिट करते हैं तो उनके द्वारा रेजिग्नेशन को सबमिट किसको किया जाएगा स्टूडेंट्स? वाइस प्रेसिडेंट। तो एक आपको यहाँ पे प्रोसेस पता होना चाहिए, ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग में भी सिमिलर प्रोसेस है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ये सिमिलर वे के अंदर में आप रीड कर सकते हो, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग में एक पॉलिटिकल कन्वेंशन भी है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी रहेगा उससे डिप्टी स्पीकर है उनको चूज किया जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है डिप्टी स्पीकर के बारे में, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो रेजिग्नेशन प्रोसेस है ये यहाँ पे है। तो क्या स्टूडेंट जब भी वैकेंसी क्रिएट होगा तो क्या इनका एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर में जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करना होगा। तो आप देखिए कि जो लॉ है, जो कानून है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो डेडलाइन है उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो आपको एक टाइमलाइन मैनर के अंदर में, एक जो टाइम बाउंड मैनर है उसको यहाँ पे लॉ है, टाइम बाउंड मैनर है यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो लॉ है वो नहीं डिफाइन करता है, लॉ नहीं बताता है। तो कानून बेसिकली है क्या? कानून है यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन एक्ट है 1952 का, एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन रूल है 1974 के। उस समय उन रूल्स के थ्रू में यहाँ पे जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ करते हैं। इलेक्शन को कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है? वाइस प्रेसिडेंट की। जब इलेक्शंस अगर कंडक्ट होंगे, इलेक्शन को कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जो पावर है वो किस आर्टिकल के थ्रू मिला है? आर्टिकल 324, जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर है। आर्टिकल 324
4 जो कि बोलता है कि फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं स्टूडेंट्स? इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उनके इलेक्शंस भी इनको ही कंडक्ट कराने हैं। और इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन स्टेट्स के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट किया करता है। क्या स्टूडेंट्स, फिर जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नेंस के रिगार्डिंग में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी जो सेटअप हुई हैं, उसके इलेक्शन उनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये इलेक्शन कंडक्ट करने वाला जो बॉडी है उसके बारे में देखा। इलेक्शन के अंदर में कोई भी डिस्प्यूट्स हैं तो कहाँ पे अप्रोच किया जाएगा? क्या हाई कोर्ट के अंदर में, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में लोग अप्रोच करेंगे? अप्रोच डायरेक्टली जो किसी भी इलेक्शन का जो डिस्प्यूट है वो डील किया जाएगा, इलेक्शन का जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डील किया जाएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप देखिए कि इलेक्शन के अंदर में कोई पर्सन इस वजह से इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि इलेक्शन के अंदर में जो वोटिंग है वो कौन करेंगे? अब वोटिंग का जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुआ करते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते हैं। इवन राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो भी इनडायरेक्ट हुआ करते हैं। तो कौन पर्सन इसके अंदर में वोटिंग है वो करेंगे? पर्सन यहाँ पे वोट करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड मेंबर हो। जो नॉमिनेटेड मेंबर आप देखिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग में नहीं है, प्रेसिडेंट को वोट हैं वो नहीं किया कर सकते हैं, तो एमपीज यहाँ पे वोट हैं वो करेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स जो कि लोकसभा के अंदर में आप देखिए कि नॉमिनेट हुआ करते थे, क्या उनको भी यहाँ पे वोट करने का अधिकार है वो मिलेगा? तो आपको ये एक बेसिक प्रोविज़न पता होना चाहिए कि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू आप देखिए कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो नॉमिनेट किया जाता था उस प्रोसेस को वहाँ पे स्टॉप है वो कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कौन है? राज्यसभा के अंदर में है 12 मेंबर्स जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट मीन्स कि यूनियन गवर्नमेंट उन नेम को सजेस्ट करता होगा, प्रेसिडेंट उन नेम्स को अपॉइंट है वो किया करते हैं। तो ये एमपीज के बारे में है कि ये पर्सन है जो वोटिंग प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि बैलेट किस तरीके का होता है। तो सीक्रेट वे के अंदर में यहाँ पे वोटिंग हुआ करती है। ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट किस में होता है? ओपन बैलेट होता है राज्यसभा के अंदर में, कि सीक्रेसी की वजह से कोई करप्शन ना क्रिएट हो, तो इसकी वजह से राज्यसभा के अंदर में जो ओपन बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। यहाँ पे सीक्रेट बैलेट होती है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या विप यहाँ पे अप्लाई होता है? विप आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो विप है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, कि पॉलिटिकल पार्टीज मैंडेट नहीं कर सकते हैं। वैसे उनका एक फिलॉसफी है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के अगर पर्सन है तो जो कहा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग में लोग वर्क किया करते हैं, बट विप यहाँ पे जो अप्लाई है वो नहीं रहेगा। क्या अभी तक हमारे किसी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रेजिग्नेशन को सबमिट किया गया है? सॉरी, रेजिग्नेशन को बाद में देखते हैं। एक बार यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में ही हमने देखा। ये यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के पर्सन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, नॉमिनेटेड पर्सन भी इसका पार्ट हैं, वो अपना वोटिंग करेंगे। ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, विप यहाँ पे अप्लाई है वो नहीं रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज का। इलेक्शन कमीशन को मैंडेट भी नहीं है, एक लॉ प्रेस्क्राइब नहीं करता कि विद इन द 6 मंथ के अंदर ही वैकेंसी क्रिएट हुआ है तो वो आपको कैरी आउट करना होगा। अब जो पर्सन जो इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा उनके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे कुछ जो पर्सन है, जो इलेक्शन को जिस पर्सन को कंटेस्ट करना है उस पर्सन के ऊपर भी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो ना कैरी आउट करे। बट आप देखिए कि यहाँ पे एक मिनिमम एज भी बताया गया है। मिनिमम एज यहाँ पे बताया गया है कि एक तो राज्यसभा का जो मेंबर बनने का जो क्वालिफिकेशन है उसको वो कंप्लीट करता हो, और 35 का जो मिनिमम एज है वो कंप्लीट किया गया हो। वैसे राज्यसभा के एमपी बनने का जो मिनिमम एज कितना है वो 30 है। 35 यहाँ पे एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया बता दिया गया।
फिर उनको आप देखिए कि अपना जो फॉर्म सबमिट करना होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको अपना फॉर्म वो देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में एक बार देख लेते हैं कि आरओ है वो कौन बनेगा इनका इलेक्शन का। तो आरओ बेसिकली स्टूडेंट जो सेक्रेटरी जनरल हुआ करते हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन से, या तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे रहेंगे या राज्यसभा के रहेंगे। ये अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल है जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से वर्क करेंगे। तो उनको ये अपना फॉर्म सबमिट करेंगे जिनके द्वारा इनका फॉर्म का जो स्क्रूटनाइज है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है क्या फॉर्म को जो सबमिट करना है इसके अंदर में सिक्योरिटी कितना डिपॉजिट करना होगा। 15,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। 20 मेंबर्स आपके प्रपोजर होने चाहिए, जो यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजर होने चाहिए आपके। फिर 20 मेंबर्स जो हैं वो आपके सेकेंडर्स के रूप से यहाँ पे प्रपोजर होने चाहिए आपके फॉर्म के अंदर में। अब कोई पर्सन है जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए आप देखिए कि इलेक्ट होता है, तो यहाँ पे एक वोटिंग का भी, जो वोट काउंटिंग का भी एक प्रोसेस है कि वोट काउंटिंग जो यहाँ पे रहेगा कि जो लोग यहाँ पे जो वोट करेंगे तो सिंगल ट्रांसफरेबल जो प्रोसेस है जिसके थ्रू उनके द्वारा यहाँ पे वोटिंग रहेगा। तो सीक्रेट बैलेट है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है कि जिससे अगर जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता है 50+1 का, तो उस समय में आप देखिए कि जिसके पास में जो फर्स्ट राउंड के अंदर में लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पे जिसको मिले होंगे उनको आउट कर दिया जाएगा काउंटिंग प्रोसेस से और उनके जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस है जो यहाँ पे वोट कैलकुलेशन का कि जो सभी एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनका जो वोट का जो वैल्यू है क्या यहाँ पे सिमिलर रहेगा। तो वोट का जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगा, वोट का वैल्यू इक्वल रहेगा, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में नहीं हुआ करता है। वोटिंग का जो वैल्यू है उसके अंदर भी एक डिफरेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी, जो इनके द्वारा अब वोटिंग आप देखिए कि कंप्लीट हो चुका है, पर्सन यहाँ पे इलेक्टेड हो चुका है, तो उनका जो सैलरी प्रोसेस है, सैलरी प्रोसेस वो यहाँ पे मेन वर्क क्या होता है कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप से वर्क करते हैं, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग प्रोसेस हेड किया जाता है। तो सैलरी भी उनको उसी तरीके से यहाँ पे मिला करती है कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप से उनको सैलरी है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हुए वहाँ पे काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं, जैसे कि बिजनेस, उनका जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है, उसको वो हेड करते हैं। मेंबर्स को डिफरेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में वो गाइड भी करते हैं, बार भी करते हैं अगर कोई वहाँ पे कोई प्रोसेस के अगेंस्ट में उनके द्वारा स्पीच दिया गया है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, हाउस के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। अभी तक हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री है उसके अंदर में कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया गया है। तो आप देखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन है वो दिया है वो है यहाँ पे फर्स्ट वीवी गिरी साहब हैं, विवेक गिरी हैं, जिनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन को सबमिट किया गया था क्योंकि उनको एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से वर्क करना था। जाकिर हुसैन जो हमारे उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनकी वजह से जो वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हुआ था। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट, शंकर दयाल शर्मा हैं, आर वेंकट रमन हैं, आर वेंकटा रमन के अलावा आप देखिए कि हमारे जो शंकर दयाल शर्मा हैं, शंकर दयाल शर्मा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, के आर नारायणन हैं, के आर नारायणन हैं। इन हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स के द्वारा रेजिग्नेशन है उसको सबमिट है वो किया गया था, रिजाइन किया गया था, मिड टर्म वैकेंसी है वो क्रिएट हुआ था। तो ये कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।